Chapter number 3, Fiber to Fabric. In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the flesh, hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know cocoons? Do you know which part of the sheep's body yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? In this chapter we shall try to find answers to these questions. पिछली कक्षा में आपने जाना कि वस्त्र रेशे से बनते हैं। रेशे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पौधे रेशा एवं जानतर रेशा कहते हैं। इस पाठ में जानतर रेशा के बारे में विस्तार से जानेंगे। उनके रेशे भेड़ बकरी या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शॉल एवं अन्य ऊनी कपड़े बुनने के लिए करते हैं। रेशम के रेशों से रेशमी साड़ी, कुर्ता आदि के कपड़े बनाए जाते हैं। Animal fibers, wool and silk. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of hair. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. परंतु ऊन एवं रेशम के रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि भेड़ एवं बकरी के शरीर के किस भाग से रेशे प्राप्त किया जाता है और रेशमी कपड़ा बनाने के लिए रेशमी रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है? ऊन जातव रेशा है जो भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक आदि जंतुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर एवं रोएदार बालों की मोटी परत होती है। इन रोएदार बालों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा के कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन्हीं रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। क्या ऊन प्राप्त करने के लिए शरीर के सभी प्रकार के बालों से रेशों का निर्माण किया जाता है? इसे जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। Activity 1 3.1. Fill the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference which one seems coarse and which one is soft? अपने शरीर, भुजा और सिर के बालों को छूकर पता कीजिए कि इन बालों में कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its flesh: the coarse braid hair and the fine soft under hair close to the skin. The fine hair provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are especially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characteristics in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective ब्रेड्स। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर भी दो प्रकार के बाल होते हैं: दाढ़ी के मोटे एवं रूखे बाल और त्वचा के निकट के महीन एवं कोमल बाल। ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है जो उसी प्रकार की भेड़ों को जन्म देती है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। इस प्रकार की भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन सेलेक्टिव ब्रीड्स कहलाती है। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की विभिन्न नस्लों का पाला जाता है। ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम, उनसे प्राप्त रेशों की कोटि एवं उनके प्राप्ति स्थान के नाम निम्न सारणी में अंकित किए गए हैं। Animal that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the flesh of a sheep is not the only source of wool. Through wool commonly available in the market is ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के बालों से प्राप्त ऊन का उपयोग किया जाता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नस्लों ब्रीड की भेड़ पाए जाते हैं। सिप wool, yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goats.
found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair. The underfur of a Kashmiri goat is soft. It is woven into fine sieves called pashmina shawls. Pashmina shawls. The fur hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca, found in South America, also yield wool. Also yield wool. बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरो नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे शोले बनाए जाते हैं जिन्हें पश्मीना शोल कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। Activity 2 3.2 collect pictures of animals which hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel, and yak in your local language and also in other languages of our countries. कुछ जंतु के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन बनाने में किया जाता है। उन चित्रों के अपने विज्ञान की कॉपी में चिपकाइए या चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। एक्टिविटी 3 प्रोक्योर outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. एनिमल्स। भारत का मानचित्र बनाइए। मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू wool. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process: rearing and breeding of sheep. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil, cakes, material left after taking out oil from seeds, and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. भेड़ पालन और प्रजनन, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ियों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी की यात्रा कर रहे हैं तो आप गडरियों को अपने अपने भेड़ों के झुंड चराने के लिए ले जाते देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है। वे घास एवं पत्तियां खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालक पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ खिलाते हैं। गर्मियों में गडरिये अपनी भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते हैं। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have a thick coat of hair on their body, which yields good quality wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is saved off for getting wool. पहाड़ियों पर ले जाते। बरसात के प्रारंभ होने पर वे अपनी भेड़ों को निचली पहाड़ियों या समतल भूमि पर ले जाते हैं। यहाँ उनके चरने के लिए घास उपलब्ध होती है। जाड़े में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है तथा उनको पत्तियों, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने वाले उनके बालों को काट लिया जाता है। Processing fibers into wool. The wool which is used for kinetic sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. Processing. रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों में पूरा कीजिए। फर्स्ट में
The flesh of the sheep, along with a thin layer of skin, is removed from its body. The process is called a shearing machine. Similar. Similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually, hair are removed during the hot weather. This enables a sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of sheep grow again just as your hair does. Your hair does. भेड़ की उनकी कटाई भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उनके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। ये भेड़ के बाल काटने के लिए उसी प्रकार की कैंची या मशीन का प्रयोग किया जाता है जिससे नाई बाल काटने के लिए करते हैं। सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ ना हो। ऊन कटाई की प्रक्रिया भेड़ का कोई कष्ट नहीं पहुंचाती क्योंकि उनके शरीर के चमड़े की सबसे ऊपरी परत मृत्यप्राय होती है। हमारे बालों की तरह भेड़ के बाल भी पुनः बढ़ते हैं। बढ़ जाने पर बाल की दोबारा कटाई की जा सकती है। Step number 2, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scraping. Nowadays, scraping is done by मशीन। अभिमार्जन या मजाई त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। आजकल अभिमार्जन मशीन द्वारा किया जाता है। Step number 3. After sorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hair of a different texture are separated or sorted. छटाई अभिमार्जन के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। इसके लिए रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। Step number 4. The small fluffy fibers called furs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. Step number 4. धोना या सुखाना, वॉशिंग एंड ड्राइंग। धोना या सुखाना जब छोटे छोटे रोएदार रेशे जिन्हें बार भी कहा जाता है को चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। ये वही बार हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है और अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। स्टेप नंबर 5. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। 5 रंग आए कलरिंग। भेड़ों एवं बकरियों से प्राप्त बाल प्राय उजला, काला एवं भूरा होता है। रेशो या जंतु को हम भांति भांति के रंगों में रंग सकते हैं। स्टेप नंबर 6. द फाइबर्स आर स्ट्रेंड, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters, and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. अब रेशो को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशो को काटकर स्वेटर के लिए ऊन बनाई जाती है और छोटे छोटे धागों को काटकर उनसे ऊनी कपड़े बनते हैं। Occupational hazard. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorters' job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called sorters' disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazards. व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। यह जीवाणु एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे सोटर्स डायसिस कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है।
Activity 4. Activity 4. Debate amongst your classmates whether it's fair on the part of humans or to rear sheep and then chop off their hair of getting wool. जब कोई अपने क्लास में इसके बारे में डिबेट कर सकते हैं, अपने आसपास में इसके बारे में बातें कर सकते हैं कि जब सिप का जो होता है ऊपर का पार्ट, तो उसको आप चौप या रस्सी के में भी बना सकते हैं, बहुत तरह के। तो इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं क्या क्या यूज किया जा सकता है। सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। सिल्क रेशम। Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Find out from. रेशम एक अन्य प्रकार का जानता रेशा है जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों एक प्रकार के कीड़ा को पाला जाता है। Your mother, aunt, grandmother, the kind of silk series, they have listed the kinds of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life story of the silk moth. रेशम के कीटों को पाला जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीटों से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, इसे जानने के पहले आपको रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life story called pupa. It first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं जिन्हें रेशम कीट या सुंडी कैटरपिलर्स कहते हैं। वे शहतूत की पत्तियों को खाते हैं तथा आकार में बढ़ती हैं। सिल्क कीड़े अब अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश के लिए तैयार होते हैं। प्रोटीन विच हार्डनेस ऑन एक्सपोजर टू air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? The silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus are silk, munga silk, kosha silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, luscious, and elastic, and can be dyed in beautiful colors. Sericulture or culture of silkworms is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. सर्वप्रथम सुडी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द का एक जाल बुनता है। इसके बाद वह अपने सिरे को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। सिर की इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ सर्वित करता है जो सूखकर कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। सोडी जल्द ही रेशों से ही अपने को पूरी तरह ढक लेती है। यह अब वह पीपा कहलाता है। यह ऊपर का आवरण कवरिंग कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर कीड़े का अवकाश रहता है। इसी कोकून से रेशमी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रेशमी तंतु से रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं और रेशमी धागे का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं। वे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए इनके द्वारा उत्पन्न रेशम धागों की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाहट
आदि भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोशा सिल्क, एरी सिल्क आदि विभिन्न प्रकार के रेशम धागे बनते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मलबरी, कोमल, चमकदार और लचीले इलास्टिक होते हैं। इन्हें सुंदर रंगों से रंगा जा सकता है। आइए विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों की जानकारी के लिए क्रियाकलाप करें। एक्टिविटी 3.5 एक्टिविटी 3.5 एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स। आप सिल्क क्लॉथ का जितना भी सिल्क रेशम क्लॉथ होगा, रेशम कपड़ा, उसका छोटा छोटा टुकड़ा इकट्ठा कर लें एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। और स्क्रैप बुक, आप स्क्रैप बुक पर इसको सजावट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड देम इन टेलर्स शॉप अमॉन्ग द हेप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। ये सब आपको टेलर की दुकान में मिल जाएगा, जो वो मतलब फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर। आप मदर, अपनी माता का हेल्प ले सकते हैं, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क। आप अपने माता पिता या फिर आंटी या टीचर या इसके पहचान के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। मलबरी सिल्क है क्या, सिल्क कौन सा सिल्क है, टसार सिल्क है, एरी सिल्क है, मूंग सिल्क है, एटीसी। ये सब का सिल्क पहचानने के लिए अपने माता पिता और आंटी और टीचर्स की सहायता ले सकते हैं। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स निश्चित है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स विच कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। ये टाइप्स ऑफ सिल्क के बारे में बताया गया है कि आप उसमें से कैसे पता कर सकते हैं, तो इसमें बता दिया गया शुरुआत में। और यहाँ पर एक्टिविटी 3.6 है टेक एन आर्टिफिशियल। एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, एक तो सिंथेटिक फाइबर्स होता है, एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। आर्टिफिशियल रेशम होते हैं, थ्रेड धागा होता है एंड प्योर सिल्क थ्रेड। एक माना जाए तो आर्टिफिशियल के दौरान एक प्योर, देखिए एक आर्टिफिशियल सिल्क लीजिए और एक प्योर सिल्क थ्रेड लीजिए, धागा लीजिए, बर्न दीजिए थ्रेड से केयरफुली, और दोनों केयरफुली ध्यानपूर्वक देखिए धागा को। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। इसको जलाते वक्त दोनों में देखिए, नोटिस कीजिए क्या आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्या अंतर दिखता है। नाउ आप बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली, जब जल रहा हो तो उसको ध्यानपूर्वक देखें। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। देखिए जब दोनों जल रहा हो तो स्मेलिंग किस प्रकार कैसा करेगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। टू रिमेंबर वेयर द कोकोन स्टेज इज रिसर्ड इन द लाइफ स्टोरी ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ में बताए थे। एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी। Cut out pictures of the stages of the life story of the silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence in a cycle form. Whoever does it faster wins. You may also describe the life story in your own words, write it down in your scrap book। देखिए आप इसका जैसे एक्टिविटी 5 में बताया आपको स्क्रैप बुक के बारे में, सिल्क के बारे में, और इसमें फिर आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्रेड्स के बारे में बताया, और फिर प्योर थ्रेड्स के बारे में बताया, फिर आपको लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया। तो उस सब को मिला के आपने नोटबुक में एक लिखना है, उसके बारे में चर्चा करना है। लाइफ स्टोरी एक डेकोरेट बनाना है। From cocoon to silk, for obtaining the silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना। रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना एक पेशा है। हमारे देश में व्यापारिक पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को जमा करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार रेशम उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है जो निम्न चरणों में पूरी तरह होती है। रेनिंग सिल्कवर्म्स, फीमेल सिल्क मोथ lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm fibers. Fibers. रेशम कीट पालन। एक मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडा देती है। अंडे को साधारणपूर्वक कपड़ों की पट्टियों या गत्ता बक्से के ट्रे में एकत्र करके रेशम कीट पालकों किसान को बेच दिया जाता है। किसान अंडे के बॉक्स या ट्रो को स्वास्थ्यकारक, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में अंडा सेने की मशीन इनक्यूबेटर में रखते हैं। यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया गया बॉक्स है। इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है। कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
humidity. The eggs and warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars or silkworms. Day and night and increase enormously in size. किसान अंडे की बॉक्स ट्रो को स्वच्छ करें कि उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में अंडा सेने की मशीन इनक्यूबेटर में रखते हैं। यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया गया बॉक्स है। इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है। इन अंडों में से लार्वा बाहर निकलती है। अब इन्हें शहतूत वृक्ष की ताजी पत्तियों पर पहुंचा दिया जाता है। ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और अब माप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves after 20 to 30 days. The caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. A small racks of twins may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. अब लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बॉक्स के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों बाद लार्वा खाना बंद कर देते हैं। इन्हें पुआल या छोटी झाड़ियों पर रख दिया जाता है जिस पर वे अपना कोकून बना सकते हैं। ये पुआल या झाड़ियों से चिपक जाते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर कोकून काटते हैं। कोकून काटने के समय लार्वा कीड़ा कोकून के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद यह सल्ब मौत में विकसित हो जाता है। Processing silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam the silk fibers. रेशम का संसाधन। रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों के बड़े ढेर का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप। डिस्कवरी ऑफ सिल्क यानी सिल्क रेशम की खोज किया गया था। इसके बारे में चर्चा किया गया। Separate out the process of taking out these threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weaves. यह भाप में रखा जाता है। यह पानी में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा कोकूनों से रेशम तंतु अलग हो जाते हैं। ये तंतु इतने परिष्कृत फाइन एवं कोमल डिलिकेट होते हैं कि इनको पकड़ना संभव नहीं होता। अतः इनमें से अनेक तंतुओं को एक साथ घुमाकर धागा बनाया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशमी धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेशम का रील बनाना है।